नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बायो गुरु पर। हम साइंस का आज जो 5 टेस्ट अभी तक लिए हैं, 100 क्वेश्चन टोटल हो चुके हैं, उन सभी का रिवीजन करेंगे। और हमको आप सभी को पता है मंडे से सैटरडे यानी सोमवार से शनिवार रोजाना क्विज होंगी। उसके बाद में संडे को आपको रिवीजन क्लास दे दी जाएगी, लेकिन ये अपलोडेड होगी, लाइव नहीं होगी। तो आज के जो संडे रिवीजन है इसमें हम टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4, टेस्ट 5 का रिवीजन करेंगे। काफ़ी बच्चे कह रहे थे कि रिवीजन करने में प्रॉब्लम होती है, 20 क्वेश्चन होते हैं और 1 घंटे की वीडियो होती है, टोटल 5 घंटे हो गई। तो उनको शॉर्ट फॉर्म में अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, केवल 1 घंटे में ही सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तभी ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद है, वरना बिल्कुल आपके ऊपर से जाएगी। तो जो नए देख रहे हैं वो सारे पहले टेस्ट 1 से सारे कर लें टेस्ट 5 तक, उसके बाद में ही ये रिवीजन क्लास लें और तभी आपको ये सक्सेसफुल बना पाएगी। अगर आपको पिछली लाइव में अगर आपको कम समझ में आया है और यहाँ पर अगर देखेंगे तो रिवीजन के साथ साथ आपका टोटल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं टाइम खराब ना करते हुए। तो चलिए पहला जो साइंस टेस्ट है उससे शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अगर झरने से पानी गिरता है तो पत्थर से टकराने से पहले उसमें कौन सी ऊर्जा होगी? ऑप्शन है गतिज ऊर्जा, उष्मा ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा या फिर स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ पर हमने बताया था, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अगर झरने से पानी गिरता है, यहाँ पर झरने से पानी गिरता है तो ऊपर स्थिति के कारण यहाँ पर एच हाइट थी, उसके कारण इसमें स्थितिज ऊर्जा थी। और जब ये झरने से गिर रहा था तब इसमें कौन सी? गति के कारण इसमें गतिज ऊर्जा थी। और पत्थर था, उसके टकराने के बाद में यहाँ पर घर्षण हुआ था और घर्षण के कारण ऊष्मा ऊर्जा हुई थी। आपने अगर वो वीडियो देखी है डिटेल से, वहां पर समझा रखा है कैसे कैसे होती है। तो यहाँ पर 3 ऊर्जा थी, ऊपर स्थितिज ऊर्जा, उसके बाद में जब जल गति कर रहा था तो गतिज ऊर्जा, और पत्थर से रगड़ रही थे तो उष्मा ऊर्जा। तो यहाँ पर कह रहा है पत्थर से टकराने से पहले यानी गति अवस्था में उसमें कौन सी ऊर्जा होगी? गतिज ऊर्जा होगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, अगर झरने से पानी गिरता है तो पत्थर गिरने के बाद उसकी ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है? ऑप्शन है गतिज ऊर्जा से स्थितिज, उष्मा से गतिज, गतिज से उष्मा। तो यहाँ पर क्या होता है? पत्थर के टकराने के बाद में, तो पहले टकराने से पहले गतिज ऊर्जा और टकराने के बाद घर्षण के कारण उसमें उष्मा ऊर्जा हो जाएगी, यानी गतिज ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा परिवर्तित हो जाएगी। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गतिज ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, स्टील जंगरोधी बनाता है। तो हमें पता है स्टील जंगरोधी किसके द्वारा बनता है? क्रोमियम के द्वारा बनता है, कठोर कार्बन के द्वारा बनता है। लेकिन उसका सेकंड ऑप्शन यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन में देखिए, जब स्टील को हम जंगरोधी बनाने की बात करते हैं, जंगरोधी, तो पहला ऑप्शन आपको अगर मिले क्रोमियम तो क्रोमियम करना है, दूसरा अगर क्रोमियम नहीं मिले तो कार्बन करना है। उसी तरह से यदि कठोर की बात करें तो कठोर में पहला ऑप्शन तो हो जाएगा कार्बन, और अगर आपको कार्बन ना मिले तो क्रोमियम। तो यहां पर कह रहा है जंगरोधी, तो इसका आंसर हो जाएगा क्रोमियम, लेकिन आंसर ऑप्शन नहीं है तो इसका राइट आंसर कार्बन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, स्टील जंगरोधी बनता है। स्टील जंगरोधी किसके द्वारा बनता है? जंगरोधी, पहला क्रोमियम दूसरा कार्बन, तो इसमें क्रोमियम ऑप्शन दे रखा है तो क्रोमियम करना है। वैसे इसमें कार्बन भी है लेकिन पहला ऑप्शन क्रोमियम और दूसरा कार्बन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, उड्डयन काल टाइम ऑफ फ्लाइट का सूत्र क्या होता है? ऑप्शन आपके सामने है, टाइम ऑफ लाइट का सूत्र क्या होता है? तो हमने यहाँ पर इसको याद करने की आसान सी ट्रिक बताई थी। हमको याद करने 3 सूत्र, HRT, इस तरह से हमने याद किए थे और इनमें कॉमन लिख लिया था साइन थीटा बटे जी। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं लगाई है तो ये सब आपके ऊपर से जा रहा होगा, अगर आपने लगाई है तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि हम यहाँ पर क्या क्या कर रहे हैं। इन तीनों के कॉमन लिख लिए थे, यू साइन थीटा बटे जी, यू साइन थीटा बटे जी। अब हमने क्या किया था, यहाँ पर स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर और ये 2। अब राइट साइड से हमने नीचे उतारा था, इसको नीचे उतारा था 2 और इसको ऊपर के ऊपर रहने दिया था, और इसको लिखते वक्त इसको हमने नहीं लिखा था, खा लिया था। उसके बाद में अब इसको नीचे उतारेंगे
ये नीचे उतर जाएगा और इसको अगर हम लिखेंगे तो इसको हम नहीं लिखेंगे, खा जाएंगे। अब ये सूत्र हो गए, ये सूत्र h का, ये r का और ये t का। यहाँ पर पूछा है उड्डयन काल का t का सूत्र पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2u sin थीटा बटे g। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 2u sin थीटा बटे g। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, अगर प्रक्षेप्य गति में परास का मान महत्तम ऊंचाई के 4 गुना के बराबर है तो प्रक्षेप्य कोण क्या होगा। यहां पर कह रहा है कि जो प्रक्षेप्य गति हो रही है और परास का मान है r है, वो ऊंचाई से 4 गुना है। तो यहाँ पर हम ऊंचाई को 4 गुना कर दिए थे। उसके बाद में यहाँ पर कह रहा है कि प्रक्षेपण कोण क्या होगा, इसका सूत्र लिख देते हैं। r का सूत्र यहाँ से u sin 2 थीटा बटे g 4 u स्क्वायर साइन h का सूत्र और 2g। अब इसको हमने काट दिया था यहाँ पर और इसका जो थीटा का मान है वो आ गया था 45 डिग्री। यहाँ पर आंसर सोल्व करके देख लीजिए, इसका आंसर 45 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोई पिंड 1 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है तथा 36 सेंटीमीटर उछलता है तो प्रत्यास्थता गुणांक का मान क्या होगा। ऑप्शन है आपके सामने। अब हमने यहाँ पर क्या किया था, प्रत्यास्थता गुणांक जब भी निकालते हैं, प्रत्यास्थता गुणांक निकालते हैं तो अंडर रूट में उसका मान होता है और ऊपर लिखते हैं हम छोटी चीज छोटा और नीचे बड़ा, ऊपर छोटा नीचे बड़ा, इस तरह से याद किया था प्रत्यास्थता गुणांक के लिए। तो यहाँ पर जो छोटी चीज़ है उसको हम ऊपर लिख लेंगे। छोटी क्या है, इसमें से 36 सेंटीमीटर छोटी है तो 36 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो यहाँ पर 0.36 और बटे में 1 तो अब यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 0.36 यानी 0.6 आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला क्वेश्चन है, संवातक कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं। आपको तो वेंटिलेटर है वो छत के निकट लगाए जाते हैं, क्योंकि वहां से क्रॉस वेंटिलेशन हो सके, जो गर्म हवा अंदर है वो बाहर जा सके, बाहर से जो ठंडी हवा है वो अंदर आ सके। तो यहाँ पर उस जो अंदर और बाहर आने की क्रिया है, ये मान लो वेंटिलेटर है तो गर्म वायु है वो बाहर जाएगी और ठंडी वायु अंदर आएगी। तो यहाँ पर क्रॉस कहते हैं इसको, जो वेंटिलेटर होता है उसमें क्रॉस वेंटिलेशन होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, उनसे कमरे में क्रॉस वेंटिलेशन मिलता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, यदि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र H2SO4 है तथा को कास्मिकता लिखा हुआ है, भास्मिकता 2 है तो अम्ल का तुल्यांकी भार क्या होगा। तो हमने सीधा सा बताया था, जब भी तुल्यांकी भार की बात करते हैं, 90 क्वेश्चन में हम बात कर रहे हैं, जब भी हम तुल्यांकी भार की बात करते हैं तो उसका अणुभार लिख लेते हैं। यहाँ पर H2SO4 का अणुभार क्या होगा, 2 + 32 + 64, तो यहाँ पर 98 में आ जाएगा इसका आंसर अणुसूत्र, और बटे में H+ की संख्या या OH- की संख्या या आयन की संख्या, प्लस या माइनस की संख्या, इस तरह से हम निकाला था। अगर यहाँ पर H की संख्या दे रखी हो, OH- की संख्या कितनी दे रखी हो, जैसे AlOH3 लिख रखा हो, तो यहाँ पर OH की संख्या 3 होगी तो यहाँ पर 3 का भाग दे देंगे। अब प्लस या माइनस, जैसे Ca++, तो यहाँ पर प्लस की संख्या 2 है या फिर माइनस की संख्या 2 है तो इसमें 2 का भाग दे देते हैं। यहाँ पर दे क्या रखा है, H की संख्या दे रखी है, H की संख्या 2 है तो इसमें 98 में 2 का भाग दे देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 49। इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला है, सिलिका जेल क्या है। सिलिका जेल क्या है, ये कहाँ पर लगा हुआ होता है, हमने बताया था ट्रांसफार्मर में लगा होता है, जहां से उसका ब्रीथर होता है वहीं पर एक सिलिका जेल लगा होता है। वो वायु का नमी को अवशोषित करता है, यानी वो सुखाने वाला पदार्थ है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक कौन सा है। ओविडक्ट और फिलोपियन ट्यूब आप सभी को पता है, इसका अंग्रेजी नाम है, दोनों एक ही है। प्लेसेंटा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी प्लेसेंटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक बंधन बनने पर क्या होता है। हमने बताया था कोई भी बंधन बनता है, कुछ भी बंधन बनता है, जैसे रक्षाबंधन की बात की थी हमने, तो वहां पर जो है भावनाएं वगैरह हैं वो बाहर आती हैं। तो जब भी बंधन बनता है तो हमेशा बाहर आता है। तो यहाँ पर और उसके विपरीत यदि बंधन टूटता है तो अंदर जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बंधन बनने पर हमेशा ऊर्जा है वो बाहर आती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13,
शुक्राणु कहाँ बनते हैं? ऑप्शन है अंडकोश में, वृषण में, प्रोस्टेट ग्रंथि में या फिर वीर्य पुट्टक में। तो इसका राइट आंसर सभी को पता है, वृषण में बनते हैं, अंडकोश में, अंडकोश तो पूरे को कहते हैं, और प्रोस्टेट ग्रंथि जनन ग्रंथि होती है, वीर्य पुट्टक में नहीं बनता है शुक्राणु। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, शराब पीकर वाहन चलाने के श्वसन परीक्षण में यातायात पुलिस का क्या इस्तेमाल करते हैं? आप सभी को पता है, जब भी कोई शराब पीकर चलता है या फिर आशंका होती है पुलिस को, तो वहां पर वो कोई यंत्र होता है, उसमें फूंक मरवाता है। तो फूंक क्यों मरवाता है, वहां पर हवा क्यों डालता है? क्योंकि अगर आपने अल्कोहल पी रखी है तो उस यंत्र में क्या होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 होती है और उसके साथ ही H2SO4 होता है। और अगर किसी ने अल्कोहल पी रखी है तो वहां पर C2H5OH इसके अंदर आ जाती है और यहाँ पर रिएक्शन कर जाती है और इसके अंदर जो रंग है वो परिवर्तित हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल और पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा सांप जहरीला नहीं होता है? तो सबको पता है जहरीला अजगर नहीं होता है। अजगर जो है वो बहुत मांसपेशी मजबूत होती है, वो वैसे उनको पकड़ कर मारता है, सांप जहरीले से जहर से नहीं मारता है वो। ऑप्शन नंबर बी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन ठोस है? तो ठोस की अगर हम बात करें हेलोजन की, बहुत बार हेलोजन का पूछता है, तो हेलोजन की हमने कैसे याद की थी? 16वां क्वेश्चन हमने हेलोजन सारे लिए थे। फिर कल बाहर आई आंटी, इस तरह से याद किया था। अब हमको पता है, ये तो बच्चे को पता है कि ब्रोमीन जो है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। बहुत बार क्वेश्चन आता है, बोर्ड में भी आता है कि ऐसी कौन सी धातु होती है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो उसका राइट आंसर ब्रोमीन है। और ब्रोमीन के ऊपर जो चलते हैं हेलोजन, फ्लोरीन और क्लोरीन, ये गैस में पाए जाते हैं और इसके नीचे ये ठोस में। तो यहाँ पर इसका पूछ रहा है कौन ठोस है, तो इन दोनों में से होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, आई आएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, पानी में हवा का बुलबुला व्यवहार करता है? तो हम सभी को पता है पानी में हवा का जो बुलबुला होता है वो गोल होता है, और गोल कैसा होता है, यानी इस तरह का गोल होता है, इस तरह का। तो इस तरह हम मान सकते हैं, वो दिखने में तो उत्तल दर्पण की तरह होता है, सॉरी उत्तल लेंस की तरह होता है, लेकिन व्यवहार अलग होता है। हमें पता है कोई भी जो जैसा दिखता है वो वैसा व्यवहार नहीं करता है। यहाँ पर जो पानी का बुलबुला है वो दिखता तो उत्तल है, लेकिन अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, ऑक्सीजन गैस के आधे मोल का आयतन क्या होगा? तो हमें पता है कभी भी कुछ भी आ जाए, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर हीलियम, बकरी, कुछ भी आ जाए, इनका अगर हम एक मोल की बात करें, एक मोल की, तो एक मोल में कितना आयतन होगा? 22.4 लीटर होगा। और यहाँ पर पूछा है आधा मोल 0.5 मोल, यानी आधा मोल, तो इसका 0.5 से गुणा कर देंगे और इसका राइट आंसर हो जाएगा 11.2 लीटर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, नाइट्रोजन गैस के 6 मोल का आयतन क्या होगा? ऑप्शन वही है, ऑप्शन है आपके सामने। अब यहाँ पर पूछ रहा है नाइट्रोजन के 6 मोल में, तो हमें पता है 1 मोल में कितना होता है। अब ये भी बात की, कुछ भी 1 मोल आ जाए, कोई भी 1 मोल आ जाए और उसका आयतन पूछे तो 22.4 लीटर, और यहाँ पर पूछ रहा है 6 मोल, तो 6 मोल में सीधा सा इसको गुणा कर देंगे। गुणा करने पर क्या आएगा? 134.4। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 134.4 लीटर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण करता है? तो ये हमने बात की, न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण की अगर बात करें तो वो हाइड्रोजन करता है, लेकिन हाइड्रोजन को उपयोग में नहीं लेते हैं। उपयोग में क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि हाइड्रोजन बहुत ज्वलनशील पदार्थ है, अगर वो उसका सिलेंडर वगैरह फट जाए तो वहां पर बहुत भीषण आग लग सकती है, इसलिए वो न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण तो करता ही है लेकिन हानिकारक भी है। अब पूछे कि न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण कौन करता है और उसके साथ ही ज्यादा उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, सीएनजी संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, और यहां पर उपयोग का नहीं पूछा है तो हम हाइड्रोजन करेंगे। तो 14 मिनट हुई हैं और हमारा एक टेस्ट कंप्लीट हो गया है। अगर आपने पीछे के लेक्चर लगाए हैं, वो 1 घंटे वाली वीडियो देखी है, तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपके जल्दी से रिपीट करने के लिए। बहुत लोगों के आ रहे थे कि रिपीट नहीं होता है, इसलिए ये जल्दी वाली वीडियो बनाई गई है। तो चलिए अगले सेट पर चलते हैं। क्विज नंबर
अगला है 1 किलोवाट इज इक्वल टू क्या होता है, 1 किलोवाट इज इक्वल टू क्या होता है। तो यहाँ पर ये हमने क्या किया था, 1 किलोवाट लिख रखा है तो 1 को हम 1 लिख देंगे, किलो को हम 1000 लिख देंगे क्योंकि किलो का हमें पता है 1000 करते हैं, और वोट हमें पता है, वाट किसका मात्रक होता है, शक्ति का मात्रक होता है। तो यहाँ पर जूल बटे सेकंड यानी कार्य बटे समय, इसका आंसर हो जाएगा जूल बटे सेकंड। तो ये आ गया 1000 जूल बटे सेकंड, और जूल बटे सेकंड को हम लिख सकते हैं सेकंड माइनस 1। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है। ध्वनि की तीव्रता ये हमने याद किया था, दो चीजें होती है, ध्वनि के दो गुण होते हैं, तीव्रता और तारत्व, तीव्रता और तारत्व। अब इनमें आता क्या है, हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, आवर्ती और आयाम। अब जब भी इनमें कंफ्यूजन होना, कभी कंफ्यूजन हो तो इसमें करना क्या है, ती और ती उल्टा होगा। यहाँ पर तीव्रता है और यहाँ पर आवर्ती है, ये उल्टे हो जाएंगे, यानी उल्टे हो जाएंगे तो यहाँ पर आवर्ती हो जाएगी और ये तारत्व बचा हुआ इसके पास आयाम हो जाएगा। तो ये इसका और ये इसका, यानी तीव्रता आयाम पर, तारत्व आवर्ती पर। और यहाँ पर पूछा है तीव्रता किस पर निर्भर करती है, तो तीव्रता आयाम पर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को सीधी हवा में फेंकता है तो गेंद कहां पर गिरती है। तो यहाँ पर जड़त्व का नियम लागू होता है कि गेंद भी गतिशील है तो गतिशील रहने की कोशिश करेगी और वो आपके हाथ में गिरेगी। यदि आप अपनी स्पीड बढ़ा लेते हो तो वो पीछे गिरती है, यदि आप अपनी स्पीड कम कर लेते हो फेंकने के बाद तो वो आगे गिर जाएगी। तो यहाँ पर एक स्थिर है तो एक स्थिर है, तो यहाँ पर उसके हाथ में आ जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, दो निकायों के बीच ऊष्मा का प्रवाह की दिशा किस पर निर्भर करती है। तो हमें पता है कभी भी ऊष्मा प्रवाह कभी भी प्रवाह की बात करें तो हम यहाँ पर प्रवाह की हम बात करें तो ये अंतर, यहाँ पर अंतर किस किस के अंतर के कारण होता है। तो ये भी ऊष्मा का पूछें तो ऊष्मा का अंतर, ऊष्मा का प्रवाह कब होता है, यहाँ पर प्रवाह लिख देते हैं। ऊष्मा का प्रवाह कब होता है, जब तापमान में अंतर हो। उसके बाद में विद्युत का प्रवाह कब होता है, विद्युत आवेश का प्रवाह कब होता है, जब विभव में अंतर हो। और जल का प्रवाह कब होता है, जब स्तर में अंतर हो। गैस का प्रवाह कब होता है, जब घनत्व में अंतर हो। तो ये हमने याद किया था, बहुत आसान सा है। तो यहाँ पर कह रहा है ऊष्मा का प्रवाह कब होता है, ऊष्मा का प्रवाह तापमान के अंतर के कारण होता है। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तापमान में अंतर के कारण। अगला है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, राइट हैंड रूल। तो राइट हैंड रूल हमें याद है, कभी भी हम जनरेटर चलाते हैं तो दाएं हाथ से चलाते हैं, बाएं हाथ से नहीं चलता है। तो दाएं हाथ के लिए जनरेटर, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका, जनरेटर। अगला है, गाढ़े द्रव की श्यानता अपेक्षाकृत होती है। तो गाढ़े द्रव की श्यानता अगर हम बात करें तो श्यानता नहीं है। श्यानता क्या है, श्यानता रगड़ है, रगड़ नहीं है। रगड़ क्या है, एक घर्षण है। तो ये हमने याद किया था, श्यानता नहीं होती है। श्यानता काफी कंफ्यूजन वाला शब्द है कि श्यानता का मतलब क्या होता है। तो हम याद कर सकते हैं, श्यानता का मतलब श्यानता नहीं होता है, उसका मतलब होता है रगड़, और रगड़ का मतलब तो हमें पता ही है घर्षण होता है। अब जिसमें भी ज्यादा घर्षण होगा उसमें ही श्यानता ज्यादा होगी। अब गाढ़े द्रव पूछ रहे हैं तो गाढ़े द्रव में यानी जो अणु है वो बिल्कुल पास हैं। अब पास है तो उनमें घर्षण ज्यादा होगा यानी श्यानता भी ज्यादा होगी। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, गाढ़े द्रव में श्यानता अधिक होगी। अगला क्वेश्चन है, बल्बर क्या है। तो बल्बर हमें पता है, ऊंट के ऊपर जो कुबड़ होता है वो बल्बर होता है, वहां पर वसा की परत होती है। मोटे लोग होते हैं उनमें जो वसा की परत होती है वो उसे भी हम क्या कहते हैं, बल्बर कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सघन वसा की परत को हम बल्बर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, एक सरल लोलक द्वारा 2 पूर्ण दोलन में लगा समय 10 सेकंड है, इसकी आवृत्ति का मान क्या होगा। तो यहां पर कह रहे हैं 10 सेकंड में 20 पूर्ण दोलन किए जाते हैं। तो यदि हमें आवृत्ति कहते किसे, 1 सेकंड में जितने पुशअप किए जाते हैं, यहाँ पर 10 सेकंड में 20 पुशअप यानी 10 सेकंड में 20 पूर्ण दोलन। तो 1 सेकंड में जितने पूर्ण दोलन वही उसकी आवृत्ति। तो 20/10 कर देंगे, आंसर हो जाएगा 2 सेकंड, या फिर हम कह सकते हैं 2 हर्ट्ज इसकी आवृत्ति होगी, यानी 1 सेकंड में 2 पुशअप करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, 10 सेकंड में 50 दोलन किए जाते हैं तो आवृत्ति क्या होगी। सीधी सी बात है, 10 सेकंड में 50 पुशअप किए जाते हैं तो 1 सेकंड में जितने पुशअप होंगे वही उसकी आवृत्ति होगी। तो इसमें बटे कर देंगे और 5 दोलन आ जाएगा 1 सेकंड, यानी 1 सेकंड में 5 दोलन। तो हम कह सकते हैं 1 सेकंड में 5 दोलन यानी उसकी 5 ही आवृत्ति होगी। तो इसका राइट आंसर 5 हर्ट्ज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, दो क्रमिक शीर्षों के बीच की दूरी। यहाँ पर हम तरंग दैर्घ्य की बात कर रहे हैं, तो तरंग दैर्घ्य हम किसे कहते हैं? जैसे तरंग दैर्घ्य की अगर हम बात करें तो ये जो अनुप्रस्थ ध्वनि तरंगी होती है, इस तरह की जो ध्वनि तरंगी होती है, उनमें क्या होता है, यहाँ पर दो शीर्षों के बीच की या दो गर्तों के बीच की दूरी को ही हम क्या कहते हैं? लैम्बडा कहते हैं, तरंग दैर्घ्य कहते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? दो क्रमिक शीर्ष, यानी ये शीर्ष हैं, दो क्रमिक शीर्ष, दो लगातार शीर्ष के बीच की दूरी, ये जो दूरी है ये कह रहा है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है, तो इसकी तरंग दैर्घ्य पूछ रहा है। और हमें पता है दो क्रमिक शीर्षों के बीच की दूरी को ही हम लैम्बडा कहते हैं, इसी को हम लैम्बडा कहते हैं। और यहाँ पर पूछ रहा है लैम्बडा क्या है, और सीधा आंसर दे रखा है 10 सेंटीमीटर। खुद ही बताता है 10 सेंटीमीटर इसके बीच की दूरी है, और हमें परिभाषा तो पता ही है इनके बीच की दूरी को हम तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तो इसका राइट आंसर 10 सेंटीमीटर। और यदि हम इसके मीटर में बदलते हैं तो 0. ये आंसर हो जाएगा 0.01 मीटर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है किण्वन क्रिया में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो किण्वन क्रिया जब भी होती है तो हमें पता है कहाँ पर होती है, C2, तो C6H12O6, ये ग्लूकोज है, इसका अपूर्ण दहन होता है, तो उसे हम किण्वन क्रिया कहते हैं। खमीर की उपस्थिति में, यीस्ट की उपस्थिति में ये अल्कोहल में बदल जाता है, और उसके साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। इस क्रिया को हम किण्वन क्रिया कहते हैं। इसमें गैस कौन सी उत्पन्न होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? ऑप्शन है ग्रेफाइट, कांच, पीतल या इस्पात। तो हमें पता है मिश्रण तत्व अगर हम बात करें तो तत्व जो होते हैं वो हमेशा अकेले पाए जाते हैं, कभी भी उनका सूत्र नहीं होता है, अकेले पाए जाते हैं, तो उससे हम तत्व कहेंगे। यौगिक किसे कहेंगे? जब दो या दो से अधिक हो, या फिर हम कह सकते हैं जिसका भी सूत्र होता है, जैसे H2O इसका सूत्र है, यानी दो या दो से अधिक पाए जाएं तो उनको हम क्या कहते हैं? सूत्र, उनको हम यौगिक कहते हैं। और मिश्रण किसे कहते हैं? जिसका कोई सूत्र उपस्थित ना हो। तो यहाँ पर पूछ रहा है मिश्रण कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ग्रेफाइट एक तत्व है, ये अकेला पाया जाता है, कार्बन का पर रूप है, तो ये मिश्रण नहीं होगा। कांच, पीतल, इस्पात मिश्रण है। अगला है निम्न में से यौगिक कौन सा है? आपको बताना है यौगिक कौन सा है जिसमें, अभी बात की यौगिक किसे कहते हैं? जिसमें सूत्र उपस्थित हो, जैसे H2O। अब यहाँ पर पारा होता है, वो एक तत्व होता है, वो यौगिक नहीं है। शरबत भी नहीं है, शरबत मिश्रण है, वायु मिश्रण है। उसके बाद में अमोनिया, NH3 इसका सूत्र है, यानी ये यौगिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है फ्यूज तार की रेटिंग निर्धारण के लिए निम्नलिखित में से व्यक्त की जाती है। रेटिंग कैसे निकालते हैं? तो हमें पता है मशीन की अगर हम निकालते हैं तो किलोवाट में, बड़ी मशीनों की निकालते हैं तो मेगावाट में, फ्यूज तार की निकालते हैं, स्विच की निकालते हैं, MCB की निकालते हैं, तो वो किस में निकालते हैं? एम्पियर में निकालते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर सही हो जाएगा, एम्पियर। अगला क्वेश्चन है वह तत्व जो न ऑक्सीकारक है न अवकारक है, यानी ये सीधा कह रहा है जो ना ऑक्सीडेशन करता है, ना रिडक्शन करता है, ना ऑक्सीजन कम करता है, ना ऑक्सीजन ज्यादा करता है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो उसे हम कह सकते हैं, ये सीधा सा पूछ रहा है उदासीन कौन सा है, ना तो लेता है ना देता है, तो वो उदासीन ही होता है। अब सीधा उदासीन जिसके बाह्य कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर देख लेंगे जो पहला ऑप्शन है 1s2 2s2 2p6, इसके जो बाहर के 2 इलेक्ट्रॉन हैं इसमें 8, 2 और 6 8 हो गए, तो ये उदासीन इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला है श्वसन क्या है? श्वसन में हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, यानी ऑक्सीकरण। श्वसन क्या है? ऑक्सीकरण है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नहीं दे रखे हैं, तो हमें पता है ऑक्सीकरण को हम क्या क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण को हम अवकारक कहते हैं, ऑक्सीकरण को हम अवकारक कहते हैं। उसके अलावा उपचयन कहते हैं और अपचायक, ये इन तीनों के ये चारों इसके नाम होते हैं। या फिर ये सीधा इंग्लिश में देख लीजिए, यहाँ पर दे नहीं रखा, जो एग्जाम होगा उसमें आपको सीधा दे रखा होगा ऑक्सीडेशन, तो आपको सीधा कर देना है ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर इसका नाम देख लेंगे, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा उपचयन। अगला है बेकिंग पाउडर खालिस्तान का मिश्रण होता है। तो बेकिंग पाउडर हमें पता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्ट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या क्वेश्चन है प्रजनक रिएक्टर क्या होता है? तो हमें पता है ब्रीडर या प्रजनक रिएक्टर जिसमें उत्पादन ज्यादा होता है, वो अपनी संख्या में उसमें
माइनस ना होता है, हानि नहीं होती है, लाभ ही होता है, यानी जो उत्पादन है वो ज्यादा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रंग पहचानने की क्षमता होती है। ऑप्शन है क्षण कोशिकाओं में, तो इसमें पता है रंग पहचानने की क्षमता शंकु कोशिकाओं में यानी कोन्स कोशिकाओं में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तांबे की चक्ति में यदि एक छेद है, अब इसे गर्म किया जाता है, जैसे ये तांबे की चक्ति है, अब इसे गर्म किया जाता है, तो गर्म करने पर ये बाहर की तरफ फैलती है, तो ये छेद है वो बाहर की तरफ फैलता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, छेद का व्यास बढ़ेगा। तो चलिए अगला साइंस का जो तीसरा लेक्चर है, तीसरी क्विज है, वो भी कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1 किलोवाट इज इक्वल टू क्या होता है? 1 किलोवाट, ये अभी रिपीट हो गया 1 किलोवाट वाला। अगला क्वेश्चन है, 1 किलोवाट पर आवर इज इक्वल टू क्या होता है? तो पहला क्वेश्चन तो रिपीट हो गया है, वो थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। अगला क्वेश्चन करते हैं, 1 किलोवाट पर आवर, तो 1 को हम 1 लिख देंगे, किलो को हम 1000 लिख देंगे, वोट को हमें पता है अभी जूल बटे सेकंड कहते हैं, और घंटे में अगर घंटे को अगर सेकंड में बदलते हैं तो 3600 होते हैं। तो यहाँ पर ये जूल बटे सेकंड, तो 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल बटे सेकंड। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 5.5 किलोवाट, तो 1 का मतलब यह होता है 1 किलोवाट पर आवर का मतलब 3.6 गुणा 10 की पावर 6 होती है। अब यहाँ पर 5.5 पूछ रहा है, तो 5.5 से इसको गुणा कर देंगे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19.8 गुणा 10 की पावर 6। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 19.8 गुणा 10 की पावर 6। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता है? तो कार्य किसमें नहीं किया जाता है? कपिल ने अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है, इसमें कोई कार्य नहीं किया जाता है, विस्थापन नहीं हो रहा है। तो S इज इक्वल टू 0, W बराबर एफ एस कोस थीटा। तो यहाँ पर यदि S 0 है तो ये W भी 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका 100% राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में B और C है, उसमें कुछ कुछ कार्य हो जाएगा, एंगल चेंज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कार्य करने में सक्षम वस्तु में खालिस्तान होता है। तो हमने पढ़ा है कार्य करने में दो चीजें होती है, कार्य करने में एक तो सक्षम होता है, तो यहाँ पर सक्षम का आंसर हमने क्या पढ़ा था? ऊर्जा पढ़ा था, और जो दर थी उसको हमने शक्ति पढ़ा था। कार्य करने की दो चीजें होती है, एक तो सक्षम एक दर। तो दर को तो हम कहते हैं शक्ति, और ऊर्जा सक्षम को हम ऊर्जा कहते हैं। तो ये दर को तो हम कहते हैं शक्ति, क्योंकि इसका सूत्र हमने उसमें बता दिया था, यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ऊर्जा हो जाएगा, वस्तु में ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, कार्य करने की दर, अभी भी बताया था कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है कि यदि हम किसी भी गतिविधियों में किस गतिविधि में जो स्थितिज ऊर्जा है उसको हम गतिज ऊर्जा में परिवर्तित कर रहे हैं, तो स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में किस में परिवर्तित कर रहे हैं? जब एक पेंडुलम झूलता है, एक ये पेंडुलम है, ये यहाँ पर पेंडुलम है। अब ये पेंडुलम अपनी स्थिति को प्राप्त किए हुए h हाइट है, अब इसको छोड़ देंगे तो ये नीचे आ जाएगा, और इसमें नीचे आ जाएगा तो हाइट 0 हो जाएगी, यानी स्थितिज ऊर्जा कम हो गई हो। और गति है, ये छोड़ देते हैं तो ये गति में आ जाता है, तो ये गतिज अवस्था प्राप्त कर लेता है और इसकी स्थितिज ऊर्जा कम हो जाती है। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है? स्थितिज ऊर्जा जो है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक पेंडुलम का झूलना। अगला है, मास m के साथ चलती हुई वस्तु को गतिज ऊर्जा का मूल्य क्या होगा यदि इसकी गति को v से बढ़ाकर 2v तक कर देते हैं? तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? E का सूत्र क्या होता है? 1/2 mv²। अब ये कह रहा है v को हम 2 गुना कर देते हैं, v को बढ़ाकर 2v कर देते हैं, तो इसका जो मान है वो क्या होगा? E के लिख रखा है यहाँ पर, तो इसका मान क्या होगा? तो अब जब भी 2v कर दें, तो 2v करते हैं, जैसे नई जो एनर्जी बनी है, मान लो उसे ई कह देते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है पहले ये थी, अब उसको वेग को बढ़ा दिया, अब ये नई बनी है, नई जो बनी है उसको हमने नाम दे दिया ई, या फिर हम कह सकते हैं E1 या फिर EN दे दो, यानी जो गतिज ऊर्जा है न्यू है, n का मतलब न्यू हम मान सकते हैं EN। अब EN का निकालना है तो हमें क्या करेंगे? 1/2 mv² नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर गति दोगुनी हो गई है। तो EN = 1/2, ये हमने बता दिया था, 4v²। अब इसको काटते नहीं हम कभी भी, EN = 4 बाहर निकाल लेंगे, 1/2 mv², इसका मान रख देंगे mv²। अब ये भी पढ़ा था mv² EK, तो यहाँ पर EK रख देंगे। उसके बाद में
En इज इक्वल टू 4 तो यानी 4 इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लेंगे ऑप्शन नंबर 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 5 मीटर पर सेकंड की गति से आगे बढ़ रही द्रव्यमान की वस्तु को गतिज ऊर्जा 25 जूल है। पहले उसकी गतिज ऊर्जा 25 जूल है, और उसकी जो गतिज ऊर्जा है उसकी जो वेग है वो दोगुना कर दिया, गति दोगुनी कर दी जाती है, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो अभी अभी पढ़ा, जब हम वेग को दोगुना कर देते हैं तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है, तो सीधी इसकी गतिज ऊर्जा को 4 गुना कर देंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 जूल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है विज्ञान में कौन सा नियम मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता है। तो अभी अभी मिश्रण का अगर हम बात करें तो मिश्रण की कभी बात आ जाए तो हमेशा चीनी और शरबत, जो शरबत का मिश्रण है उसको याद कर लेना। तो उसमें कौन से गुण नहीं होते हैं, तो उसमें जो पहला है वो होता है, उसमें सभी जगह जो है वो गुण उसके समान होते हैं, सभी जगह एक समान मीठा लगता है, कभी ज़्यादा कम नहीं लगता है। उसके अलावा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसकी संरचना तय नहीं होती है, यानी हम चीनी ज़्यादा मिला सकते हैं, कम मिला सकते हैं, पानी ज़्यादा डाल सकते हैं, कम डाल सकते हैं, इसकी कोई संरचना फिक्स नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रेत और चीनी का मिश्रण क्या है। तो रेत और चीनी को जब भी मिलाते हैं हम तो उसमें क्या होता है, रेत और चीनी को हम अलग अलग देख सकते हैं, अलग अलग निकाल सकते हैं, वो एक जाति के नहीं होते। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विजातीय मिश्रण होते हैं, जबकि चीनी और पानी सजातीय मिश्रण। अगला क्वेश्चन है डाल्टन का नियम। तो डाल्टन ने 2 नियम दिए थे। पहला नियम था उसका पहला परमाणु सिद्धांत, उसके अलावा दूसरा नियम था उसका रासायनिक संयोजन का नियम। तो ये 2 नियम ही आते हैं इसके, तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रासायनिक संयोजन का नियम। अगला क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में क्या होता है। तो 1 मोल में हम बात करते हैं तो 1 मोल में हमेशा 22.4 लीटर आयतन होता है। उसके अलावा 6.022 गुणा 10 की पावर 23 अणु होते हैं। और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है, यौगिक है, तो यौगिक जब हमने बताया था तत्व होता है तो उसमें परमाणु गिने जाते हैं, और जब यौगिक होता है तो उसमें अणु गिने जाते हैं। इसमें हमने याद किया था छोटे से बड़ा, बड़ा से छोटा, तो इसमें यौगिक में हमेशा अणु होते हैं, तत्व में हमेशा परमाणु होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एक यौगिक है, इसमें सूत्र होता है यौगिक है, तो यानी इसमें अणु होंगे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है जल के 0.5 मोल में। तो यहाँ पर 1 मोल भी इतना 0.5 यानी 0.5 इसका भाग देंगे तो 3.011 गुणा 10 की पावर 23। अब इसको हम नगण्य मान लेते हैं, तो इसका राइट आंसर 3 गुणा 10 की पावर 23 ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दिया गया प्रतीक तत्व किसका प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पर एक ही कक्षा है, बीच में नाभिक एक कक्षा है, तो एक कक्षा किस में होती है, हाइड्रोजन और हीलियम में। तो यहाँ पर देख लेंगे हाइड्रोजन और हीलियम में कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन। अगला है निम्न में से कौन सा एक ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है। तो हमें पता है ऊर्ध्वपातक पदार्थ कौन कौन से होते हैं, कपूर, अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन, एंथ्रेसाइड होते हैं, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सोडियम नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है। तो वसा का पूर्ण पाचन ये सारी चीजें होती है, ये हमारे जेजुनम छोटी आंत का जो पार्ट है उसमें होती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है आंतरिक गति निर्धारक ऐसे नोड कहाँ पर पाया जाता है, पेस मेकर जिसे हम कहते हैं, तो वो कहाँ पर पाया जाता है, हृदय में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है इम्प्लांटेशन किसकी प्रक्रिया है। तो इम्प्लांटेशन हम किसे कहते हैं कि जब जो जाइगोट बना होता है, युग्मनज है, वो गर्भाशय की दीवार से जुड़ जाता है, तो उस क्रिया को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, एक गर्भाशय के लाइनिंग से युग्मनज का जुड़ना, ऑप्शन नंबर बी राइट। अगला है 20वां आघात वर्धनता सबसे अधिक किसमें होती है। ऑप्शन आपके सामने है, तो सबसे पहले हमने पढ़ा था आघात वर्धनता हमको पढ़ाते हैं तो एयू में, उसके बाद में कॉपर में, उसके बाद में चांदी में, इस तरह से पढ़ाते हैं। लेकिन इससे पहले भी एक और होता है पीटी, प्लेटिनियम है, वो सबसे ज्यादा घातवर्धनीय, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए साइंस का जो चौथा टेस्ट है वो कर लेते हैं। तो 3 टेस्ट अभी तक हमारे हो चुके हैं और केवल 34 ही मिनट हुई है, तो जल्दी 1 घंटे में पूरा करने की कोशिश करते हैं। अगला है यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा। तो हमने पढ़ा था यांत्रिक ऊर्जा इज इक्वल टू गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। अब इसको हम माइनस में यहाँ पर ले रहे हैं, तो इसका राइट आंसर स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है
अगर किसी वस्तु में गति होगा तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी, तो अभी बताया गति होगा तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा होगी। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नहीं दे रखा है गतिज ऊर्जा, तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा को अगर हम 0 मान ले, क्योंकि गतिज ऊर्जा नहीं होती है, सॉरी ये कह रहा है अगर कोई वस्तु है गति में है तो उसमें गतिज ऊर्जा होगी। अब गति में है तो उसमें जो स्थितिज ऊर्जा है वो नहीं होगी, तो वो 0 होगी। तो यानी अगर इसको हम 0 रखते हैं तो यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा इज इक्वल टू गतिज ऊर्जा। तो यानी यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा के बराबर होता है, तो गतिज ऊर्जा मिल जाए तो बढ़िया है, गतिज ऊर्जा नहीं मिलता है तो यांत्रिक ऊर्जा नहीं मिलता है तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा दे रखा है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई क्या होती है। तो जड़त्व हम किसके द्वारा मापते हैं, द्रव्यमान के मापते हैं। कि जितना ज्यादा द्रव्यमान, जितनी ज्यादा द्रव्यमान उतना ही ज्यादा उसका जड़त्व। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको हमने अच्छे क्विज में समझा रखा है कि जड़त्व से कैसे मापते हैं। अगला है निम्न में किसके मध्य जड़त्व का मान अधिकतम होता है। तो अभी भी बताया कि जड़त्व का हम कैसे मापते हैं, द्रव्यमान, जिसका द्रव्यमान ज्यादा उसका जड़त्व ज्यादा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। रेलगाड़ी और हवाई जहाज का द्रव्यमान सबसे ज्यादा होता है तो उसमें जड़त्व का मान अधिकतम होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। अगला है गति का तीसरा नियम किस किस के मध्य संबंध निकालता है। तो तीसरे नियम में हमने कैसे याद की थी, तीसरे नियम को हमने ऐसे नियम याद की थी 1, हाफ और 2। अगर आपने वीडियो देखी तो समझ में आ रहा होगा। ये जो 2 है इसको हमने इस तरह से u² + 2as, तो ये तीसरी समीकरण होती है। इसमें से हमने u और a को हटा दिया था और बचा था v और s। तो इसमें वेग और विस्थापन के मध्य निकालते हैं। तो वेग पहले से ऑप्शन दे रखा है, दूसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। वेग तो क्वेश्चन में दे रखा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा विस्थापन, और विस्थापन को हम कहते हैं स्थिति। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है गति का पहला नियम किस किस के मध्य संबंध दर्शाता है। तो पहला नियम हमने यहाँ पर पहला नियम याद लिख देते हैं। पहला नियम ये होता है v इज इक्वल टू u + at। अब इसमें से u को हटा देते हैं, a को हटा देते हैं और बचा हुआ v और t के मध्य संबंध निकालता है, यानी वेग और समय के मध्य दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाए समय और वेग। अगला है एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 किलोग्राम की वस्तु पर कार्य करता है। यदि वस्तु का 6 वेग पहले 6 है अब 8 हो गया है तो प्रयुक्त बल का मान कैसे, तो F कैसे निकालते हैं, शॉर्ट तरीके से बताया था उसी का हम यहाँ पर यूज लेंगे। द्रव्यमान लिख देंगे 5 किलोग्राम है तो 5 किलोग्राम, उसके बाद में वेग में जितना अंतर आता है 1 सेकंड में वेग में जितना अंतर आता है तो कुल तो वेग में अंतर कितना रहा है 2 मीटर, और 2 सेकंड के लिए बार लगाया जा रहा है तो 1 सेकंड में, दोबारा समझिए, कुल वेग में परिवर्तन कितना आया 2 मीटर, यानी पहले 6 था बाद में 8 हो गया तो 2 मीटर का अंतर आया। दो का जो स्पीड है उसका अंतर आया, लेकिन ये स्पीड 2 सेकंड में बदली है तो हमें 1 सेकंड में निकालनी है। तो ऊपर वहां दे रखा है 2 सेकंड की अवधि में, तो 1 सेकंड एक यहाँ पर लिख देंगे गुणा 1। F इज इक्वल टू, अगर आपके यहाँ पर नहीं समझ में आता है तो एक बार फिर से उस वीडियो को देखिए, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं पांचों की पांचों तो आपको इस क्विज का करना बेकार है, कुछ समझ में नहीं आएगा इसमें। अगर आपने वो क्विज कर रखी है तो काफी अच्छे समझ में आ रहा होगा ये। अगला है जब एक स्थिर बल किसी वस्तु पर 3 सेकंड की अवधि के लिए, तो वहां यहीं पर वही क्वेश्चन आ गया है, 3 सेकंड की अवधि के लिए 8 किलोग्राम की वस्तु पर कार्य करता है तो वस्तु का जो वेग है 4 से 6 हो जाता है, तो यहाँ पर बल का मान निकालना है। तो F इज इक्वल टू मास 8 लिख देंगे, द्रव्यमान 8 है, उसके बाद में अंतर कितना आ रहा है, अंतर आ रहा है 2 मीटर, 4 से 6 हो गया, 4 से 6 हो गया तो यहाँ पर 2 का अंतर आ रहा है, और कुल समय सेकंड कितनी है 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 2/3 यानी 16/3। तो इसका राइट आंसर 5.33 न्यूटन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है जब एक वस्तु एक समानवर्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होता है, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होता है। तो जब भी वृत्तीय गति होती है, जैसे ये वृत्तीय गति है, अब यहाँ पर कोई वस्तु है ये वृत्तीय गति कर रही है, अब इसकी दशा ये है, दिशा ये है, उसके बाद में यहाँ पर होगी इसकी दिशा, ये आपने पढ़ा होगा। तो हर सेकंड में इसकी जो दिशा है वो परिवर्तित होती है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके अलावा हमने बताया था कि हमेशा वृत्तीय वेग जो होता है उसमें सदिश तो है वो परिवर्तित होता है, लेकिन अदिश है वो परिवर्तित नहीं होता है, और दिशा जो है वो क्या है, एक सदिश है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय वेग से घूर्णन करती है तो प्रत्येक बिंदु पर उसका क्या बदलता है। तो हमें पता है बदलता क्या है, सदिश
सदिश बदलता है तो यहाँ पर देख लेंगे सदिश कौन सा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेग एक सदिश है और यही परिवर्तित होता है। अगला है, यदि कोई पिंड रूपांतरित गति में एक वृक्क पथ पर गति करता है, यानी इसी तरह गति कर रहा है लेकिन एक समान गति नहीं है, वो कभी स्पीड ज्यादा करता है कम करता है, तो इस गति को हम क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वृक्क रेखीय गति, सरल आवर्त गति किसे कहते हैं? सरल रेखीय गति, जब एक सीधी रेखा में गति हो। अगला है सरल आवर्त गति, तो ये हमारे पूरे ब्रह्मांड में नहीं होती है कहीं पर भी। सी एक आवर्ती गति, तो आवर्ती गति किसे कहते हैं? जो बार बार दोहराती है उसे हम आवर्ती गति कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वृक्क रेखीय गति, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, यह उदाहरण है कि एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं, लेकिन जब समस्थानिक खोजा गया था तो इसको परिवर्तित कर दिया गया था। जैसे कार्बन का समस्थानिक C612 और C613, तो ये दोनों होते तो परमाणु एक ही है, परमाणु तो कार्बन ही है, तत्व तो कार्बन है, लेकिन इसके जो गुण हैं वो अलग अलग हैं। यहाँ पर इसका 12 है, इसका 13 है, तो ये दोनों समस्थानिक होते हैं। जब समस्थानिक की खोज हुई थी तो ये बदल गई थी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या को बदलते हैं तो इसका क्या बदल जाता है? तो यहाँ पर बताया था हमने, जब भी परिवर्तित होता है इसमें इलेक्ट्रॉन और जो न्यूट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होंगे, वो 6 होंगे, अगर आपने वीडियो देखी हो तो पता होगी। उसके बाद में अगर इसमें परिवर्तित होता है तो इसमें न्यूट्रॉन 6, इसमें न्यूट्रॉन 7 होते हैं। तो यहाँ पर परिवर्तित क्या होता है? न्यूट्रॉन होते हैं, और यहाँ पर कह रहे हैं न्यूट्रॉनों की संख्या अगर बदल देते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? तो न्यूट्रॉनों की संख्या बदलते हैं वो समस्थानिक हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, खालिस्तान की रासायनिक विशेषताएं। अभी हमने बात की उस क्विज में कि जो समस्थानिक होते हैं उनमें रासायनिक चीजें तो सेम होती है, रासायनिक जितनी विशेषताएं वो सेम होती हैं, लेकिन जो भौतिक विशेषताएं हैं वो सारी अलग होती हैं। तो ये गुण किसका है? समस्थानिक का है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 3 बिलियन XYZ के पीएच मान अभी भी बात की थी। पीएच मान का जो लोगरिथम है लोग एच इस तरह से याद करेंगे तो नहीं होगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। सीधी सी इसकी ट्रिक बताई थी कैसे होता है। यहाँ पर पीएच मान और यहाँ पर हाइड्रोजन की सांद्रता, तो यदि पीएच मान 1 होता है तो हाइड्रोजन की सांद्रता 10⁻⁻1, 2 होता है तो 10⁻2, 3 होता है तो 10⁻3, 7 होता है तो 10⁻7, 14 होता है तो 10⁻14। तो इस तरह से बताया था। अब यहाँ पर लिख रखा है 3 बिलियन है XYZ, उसमें बिलियन पीएच है, ये पीएच लिख देते हैं। पीएच 2, यहाँ पर X, Y और Z 2, उसके बाद में 11, उसके बाद में 7, यानी इसका H प्लस की अगर हम सांद्रता की बात करें 10⁻2, 10⁻11, 10⁻7, तो इस तरह से हो गया। अब यहाँ पर पूछ रहा है अवरोही क्रम में जो H प्लस की सांद्रता है, हाइड्रोजन आयन है उनकी सांद्रता है, उनका अवरोही क्रम व्यवस्थित करना है, यानी हाइड्रोजन प्लस के घटता क्रम व्यवस्थित करना है। तो हमें पता है माइनस में सारी चीजें उल्टी होती हैं, तो इसमें जो घटता क्रम होगा वो कैसे होगा? 10⁻2, उसके बाद में 10⁻7 और 10⁻11। तो इसमें जो छोटा क्रम होगा वो 11 वाला होगा, और यहाँ पर इस तरह से। तो पहला आ जाएगा 10⁻11, यानी 10⁻11। शुरू में आएगा Y, उसके बाद में सेकंड नंबर पर Z और तीसरे नंबर पर X। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Y, Z और X। अगर आपको समझ में नहीं आए तो वहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वहाँ पर अच्छे समझा रखा है टाइम लेकर। अगला क्वेश्चन है, जब पीएच का मान 7 से ये पीएच स्केल होता है, बीच में यहाँ पर 7 होता है, ये 14 होता है, ये 0 होता है। अब ये कह रहा है 7 से 14 की ओर बढ़ता है, तो ये किसका दर्शाता है? यानी 7 से 14 जा रहा है तो यहाँ पर क्षार होगा, और क्षार में हमें पता है OH माइनस होते हैं। जब परिभाषा पढ़ते हैं क्षार की, ऐसी चीजें, ऐसे पदार्थ जो जल में OH माइनस आयन दे, तो OH माइनस आयन क्षार देते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी जैसे जैसे 14 की तरफ जाते हैं तो क्षारीयता बढ़ती है, और क्षारीयता कब बढ़ती है? जब OH माइनस की सांद्रता में वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा घोल इन सभी में सबसे अम्लीय है? सबसे अम्लीय बताना है, यानी इधर की साइड चलना है, इधर की साइड अम्लीयता होते हैं और इधर क्षार होता है। तो सबसे ज्यादा अम्लीय कौन होगा? ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। यानी पीएच का मान यदि 0 हो तो वो घोल सबसे ज्यादा होगा। यहाँ पर जो लास्ट में जो घोल आएगा पीएच का मान, वो सबसे ज्यादा अम्लीय होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला है मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहते हैं, तो मगरमच्छ के बच्चे को हमें पता है क्या कहते हैं, गोसलिंग कहते हैं। कोडलिंग किसे कहते हैं, कीट के बच्चे को। फिंगरलिंग किसे कहते हैं, मछली के बच्चे को। और गोसलिंग मगरमच्छ। इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोसलिंग। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्षीय हड्डी नहीं है, एक्सियल बोन नहीं है। तो जो मेरुदंड होता है, रीढ़ की हड्डी होती है, उससे जुड़ी हुई सारी एक्सियल होती हैं, अक्षीय होती हैं। जो नहीं जुड़ी होती है वो अक्षीय नहीं होती है। कपाल में रीढ़ की हड्डी से जुड़ा हुआ होता है, खोपड़ी। मेरुदंड तो है ही रीढ़ की हड्डी, तो ये दोनों नहीं होंगे। तीसरा कंधा, कंधा आप पीछे हाथ लगा कर देखिए, अक्षीय हड्डी नहीं होती है, ये मेरुदंड से नहीं जुड़ी होती, रीढ़ की हड्डी से नहीं जुड़ी होती है। और पसलियां होती हैं वो आगे से तो स्टर्नम से और पीछे से यहाँ पर वर्टिब्रल कॉलम यानी मेरुदंड से जुड़ी होती है। तो ए, बी और डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है मानव रक्त प्लेटलेट्स खालिस्तान छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करते हैं। तो हमने पढ़ा था मानव रक्त जो प्लेटलेट्स होते हैं थ्रोम्बिन से प्रोथ्रोम्बिन छोड़ते हैं और जो कैल्शियम की उपस्थिति में थ्रोम्बिन में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रोथ्रोम्बिन। तो चलिए हमारा क्विज का जो 5वां सेट है, क्विज नंबर 5, वो जल्दी से रिपीट कर लेते हैं। 15 मिनट बच रही है हमारी। मुक्त रूप से गिरना केवल किस में संभव करता है, तो मुक्त रूप से यानी जिसमें कोई विरोध ना हो, तो किस में विरोध नहीं होता, जिसमें हवा भी ना हो, तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निर्वात। वैक्यूम होता है, उसमें कोई विरोध नहीं होता है, यानी वो मुक्त रूप से गिरना होता है। और अगर निर्वात नहीं दे रखा है तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, वायु, सेकेंड आंसर। क्योंकि इसमें भी जो पदार्थ का विरोध होता है वो बिल्कुल नगण्य होता है। तो इसमें अगर निर्वात दे रखा है तो निर्वात, सेकेंड आंसर इसका वायु है। अगला है अंतरिक्ष यान में बैठे अंतरिक्ष यात्री को वजन कैसा महसूस होता है। तो हमने पढ़ लिया था कि जब अंतरिक्ष में कोई चीजें होती हैं तो वहां पर वजन हमेशा 0 होता है। पृथ्वी यदि 13 से 17 गुना ज्यादा घूमने लग जाए, घूर्णन गति बढ़ा ले, तो भी हमें 0 वजन होगा, शून्य वजन होगा। उसके अलावा यदि हम पृथ्वी के केंद्र पर पहुंच जाए तो वहां पर भी वजन 0 होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा, अंतरिक्ष में शून्य वजन होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है दाब इज इक्वल टू क्या होता है, दाब इज इक्वल टू क्या होता है, दाब का सूत्र क्या होता है। तो दाब का सूत्र हमें पता है, बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल। और यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे हैं उन्हें बल नहीं लिख रखा है, बल का एक रूप लिख रखा है, उत्क्षेप बल, उत्क्षेप बल, उत्क्षेप जिसे हम उत्प्लावन बल कहते हैं, वही एक रूप है। तो उत्क्षेप क्या है, एक बल है, और इसके बटे क्षेत्रफल। तो इसका राइट आंसर उत्क्षेप बटे क्षेत्रफल, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। मास प्रति यूनिट वॉल्यूम, मास प्रति यूनिट वॉल्यूम। तो इसकी अगर हम बात करें तो प्रति यूनिट वॉल्यूम जब भी आ जाती है इस तरह से लिख देते हैं, मास प्रति यूनिट वॉल्यूम। ये हमने पढ़ लिया था, मास प्रति यूनिट वॉल्यूम इस तरह से लिखते हैं। अब मास को हिंदी में क्या कहते हैं, द्रव्यमान, द्रव्यमान को अंग्रेजी मास कहते हैं। और जो आयतन होता है उसको हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में वॉल्यूम कहते हैं। इसका हिंदी अनुवाद कर लेंगे। अब हमें सूत्र मिल गया है, द्रव्यमान बटा आयतन इज इक्वल टू क्या होता है, घनत्व। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, घनत्व। अगला है यदि वायु में जलवाष्प की मात्रा बढ़ जाती है, तो जलवाष्प की मात्रा बढ़ जाती है, जल जो वायु है उसके साथ जल की मात्रा बढ़ जाती है, तो वातावरण जो है वो ठंडा हो जाता है, वातावरण ठंडा हो जाता है, तो वहां पर वाष्पीकरण कम हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए कि वाष्पीकरण की जो दर है वो घट जाएगी। अगला है ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान क्या होता है। तो ठोस के पिघलने, कोई भी जो अवस्था परिवर्तित होती है तो वो कभी भी तापमान के अनुसार नहीं होती है कि भाई तापमान कम हो गया तो उसकी ठोस अवस्था परिवर्तित हो गई, ऐसा नहीं होता है। उसकी जो अवस्था है वो परिवर्तित क्यों होती है, गुप्त ऊष्मा के कारण होती है। तो यहाँ पर पूछा है यदि ठोस पिघलेगा यानी अवस्था परिवर्तित करेगा तो उसका तापमान क्या होगा। तो तापमान कोई लेना देना नहीं है अवस्था परिवर्तन से, अवस्था परिवर्तन से लेना देना किसका है, गुप्त ऊष्मा का। तो तापमान का कोई लेना देना नहीं है, तो तापमान ना घटेगा ना बढ़ेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, परिवर्तित नहीं होता है। अगला है सेल्सियस से केल्विन पैमाने, यानी हमें सी से के की तरफ जाना है। तो सी को हम 3 लेते हैं, ABCD में तीसरे नंबर पर आता है, केल्विन 11 नंबर पर आता है। अब यदि हमें 3 से 11 जाना है तो प्लस करना पड़ेगा, 11 से 3 की तरफ जाना है तो माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, सेल्सियस से केल्विन की ओर जाना है, 3 से 11 की ओर जाना है तो हमें प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, दिए गए मान में प्लस कर देंगे यानी जोड़ देंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है केल्विन पैमाने से
हमें सेल्सियस में आना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यानी के से हमें सी की तरफ जाना है, 11 से हमें 3 की तरफ जाना है, तो माइनस करना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 273 घटाने पड़ेंगे। अगला है किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल में बनने वाली लहरें। तो विस्फोट के कारण हमें पता है कौन सी लहरें बनती है, अनुदैर्घ्य लहरें बनती है, लेकिन यहाँ पर समुद्र में हो रहा है तो समुद्र में लहरें जो हैं वो कुछ इस तरह से गति करती हैं। तो ये कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए अनुप्रस्थ होगी। इस तरह की जो लहरें होती है वो अनुप्रस्थ होती हैं, इस तरह की अनुदैर्घ्य, ये जो अनुदैर्घ्य होती हैं ये इस तरह की होती हैं। विस्फोट के कारण अनुदैर्घ्य बनती है, लेकिन समुद्र में वो बात करें तो समुद्र में लहरें उठती हैं, तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अनुप्रस्थ। अगला है ध्वनि तरंग की गति 700 मीटर पर सेकंड है, ध्वनि तरंग 7 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लगाएगी। तो सीधा सा कह रहे हैं दूरी बटे समय लगा देंगे हम, सॉरी दूरी बटे 4 लगा देंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समय। अब दूरी बटे समय 4 लगा देते हैं, दूरी कितनी है 7 किलोमीटर यानी 7000 मीटर, और चाल कितनी है 700 मीटर, तो इसका 10 हो जाएगी। 10 सेकंड में ये इतनी दूरी जो है वो कर लेगा, तो इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है जब मेंडेलिफ ने अपना काम शुरू किया था तब कितने तत्व थे। तो हमें पता है 4 वैज्ञानिक थे जिन्होंने आवर्त सारणी पर काम किया था। तीसरे नंबर पर आ रहे थे मेंडेलिफ, उन्होंने जब काम शुरू किया था तो 63 तत्व थे, तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आप वहां पर जाकर देख सकते हैं, उसमें ढंग से समझा रखा है इनकी किसमें कितने कितने तत्व थे और उन्होंने किस किस आधार पर अपनी आवर्त सारणी बनाई थी। तो मेंडेलीफ का अगर हम बात करें तो मेंडेलीफ ने परमाणु भार पर बनाई थी। अगला है निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया तत्वों का वर्गीकरण नए तत्वों की खोज के लिए प्रेरित करता है। यानी इसमें बताना है कि जो ऐसा वैज्ञानिक बताना है जिसने अपनी जो आवर्त सारणी दी थी, तत्वों का वर्गीकरण दिया था, उसमें कुछ खाली स्थान छोड़ दिए थे नए तत्वों की खोज के लिए। उन्होंने प्रेरित किया था कि भाई इतने ये खोजे जाएंगे, तो प्रेरित किया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मेंडेलीफ ने जो आवर्त सारणी दी थी उसमें उन्होंने खाली स्थान छोड़ दिए थे, उनकी भविष्यवाणी भी कर दी थी। अगला है सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर यदि हम कोई भी आवर्त से, जैसे हम आवर्त से वर्ग की ओर जाते हैं, सॉरी ये हम यहाँ पर वर्ग लिख रहे हैं, तो जब भी हम बात करें इलेक्ट्रॉन बंधुता की और विद्युत ऋणता की, तो ये दोनों बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं और इनमें कन्फ्यूजन भी ज़्यादा होता है। तो यदि आवर्त में बात करते हैं तो आवर्त में ये घटती हैं और वर्ग में बढ़ती हैं, ये भी घटती है ये भी बढ़ती है। बाकी जो सारी चीज़ें लगभग सारी हैं वो आवर्त में घटती हैं, वर्ग में बढ़ती हैं, लेकिन इसमें परमाणु आकार भी बहुत बार पूछ लिया जाता है। परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या ये जो है वो बढ़ती है आवर्त में और वर्ग में घटती है। तो यहाँ पर कह रहा है आवर्त में सोडियम से हम क्लोरीन की तरफ जा रहे हैं, यानी आवर्त में जा रहे हैं। आवर्त इस तरह से होते हैं, ये जो आवर्त है ये इस तरह से होते हैं, वर्ग इस तरह से होते हैं। तो आवर्त में सोडियम से क्लोरीन इस तरह से जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो परमाणु आकार है वो बढ़ेगा क्यों, सॉरी यहाँ पर उल्टा हो गया, ये दोनों चीज़ें तो बढ़ेंगी और ये घटेगी। दोबारा बना लेते हैं इसको। इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो आवर्त में बढ़ेगी, वर्ग में घटेगी। विद्युत ऋणता है वो भी इसी के समान होगी, विद्युत ऋणता वो भी बढ़ेगी और इधर घटेगी। लेकिन जो परमाणु आकार है वो आवर्त में तो घटेगा लेकिन वर्ग में बढ़ेगा। तो यहाँ पर आवर्त की बात कर रहे हैं सोडियम से क्लोरीन की ओर, तो सोडियम से क्लोरीन की ओर आवर्त की बात कर रहे हैं और यहाँ पर परमाणु आकार पूछ रहे हैं, तो घटेगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऊपर वाली गलत कर लेना, ये गलत हो गई है, नीचे वाली सही है। अगला है नाइट्रोजन का प्रयोग विद्युत बल्बों में क्यों किया जाता है। पहले हम क्या करते थे, निर्वात का उपयोग करते थे, उसके बाद में कुछ पहले हम हवा की बात कर रहे थे, हवा, उसके बाद में हम निर्वात भरने लग गए। लेकिन निर्वात में भी थोड़े दिन तक चलता, फिर उसका जो टंगस्टन धातु थी वो बर्न हो जाती।
उसके बाद में हम उपयोग करने लगे आर्गन का। आर्गन में और थोड़ा कम होने लग गया, और उसके बाद में हम अब नाइट्रोजन का करते हैं। अब नाइट्रोजन का क्यों करते हैं, क्योंकि वहां पर जो टंगस्टन की धातु है वो नहीं जलती है। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दहन को सपोर्ट नहीं करता है, इसलिए हम नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है फास्फोरस की परमाणुकता क्या होती है। तो परमाणुकता की अगर बात करें तो क्या होते हैं, हाइड्रोजन की सांद्रता, हाइड्रोजन की परमाणुकता 2, इसी तरह से नाइट्रोजन की परमाणुकता 2, ऑक्सीजन की परमाणुकता 3, ओजोन की बात करें तो, वैसे O2 की बात करें तो 2 होगी, हीलियम की 1। इस तरह से पूछ रहा है, इसे हम परमाणुकता कहते हैं। इस तरह से पूछ रहा है फास्फोरस जो है P है उसकी परमाणुकता क्या होती है। तो परमाणुकता यदि बात करें फास्फोरस की, तो फास्फोरस 2 तरीके के पाए जाते हैं, P4 और P2। P4 को हम लाल फास्फोरस कहते हैं और P2 को श्वेत या फिर पीला कहते हैं। वैसे मेनली रूप से क्या होता है, लाल फास्फोरस ज़्यादा पाया जाता है और यही ज़्यादा स्थायी होता है। तो इसकी परमाणुकता की हम बात करें तो 4 हो गई फास्फोरस की, और यहाँ पर 2 हो गई। अगर हम मेनली बात करें तो 4 हो जाती है, अगर दूसरा ऑप्शन दिया होता 2 तो 2 करना है। समझ में आया, यानी लाल फास्फोरस जो है वो स्थायी ज़्यादा होता है, इसलिए उसकी परमाणुकता अगर बात करें तो 4, और अगर 4 ऑप्शन में नहीं दिया हो तो ऑप्शन नंबर 2 करना है। तो यहाँ पर 4 दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी चतुर्परमाणुक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कार्बन के किस अपर रूप की संरचना भूगर्भीय ग्लोब के समान होती है। तो भूगर्भीय ग्लोब के समान किसकी होती है, फुलरीन की होती है, जो फुटबॉल, फुलरीन, फू से फू, फुटबॉल, फुलरीन से फुटबॉल, तो इस तरह से गोल होती है, और ग्लोब की भी गोल होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी ग्लोब, पृथ्वी की तरह कौन दिखता है, फुटबॉल, फुटबॉल भी गोल होती है और उसी के समान होता है फुलरीन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। Na2CO3 का अगर हम रासायनिक सामान्य नाम की बात करें तो 2 चीज़ें होती हैं, NaHCO3 इस तरह से होता है, एक ये होता है। अब इसमें H आ गया, हैंड आ गया, ये आपको पता होगा, हैंड यानी खाना, हम खाना किससे खाते हैं, हाथ से, और इससे हैच से हो गया H, और खाना ये तो हो गया खाने का सोडा, और इसको हम कहते हैं दूसरा धोने का सोडा या धावन सोडा। तो यहाँ पर पूछ रहा है सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट जो है वो धोने का सोडा है, धावन सोडा है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जीव पुनर्जनन या मुकुलन करता है। तो मुकुलन कौन करता है, हाइड्रा करता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, केचुआ किस संघ का प्राणी है। तो केचुआ किस संघ का प्राणी है, एनेलिडा का प्राणी है। ऑर्थोपोडा नहीं कर रहा है, इन दोनों में काफी कंफ्यूजन होता है। ऑर्थोपोडा में तिलचट्टा और केचुआ बहुत बार पूछा है। तिलचट्टा जो है वो ऑर्थोपोडा का, और केचुआ एनेलिडा का। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर सी होगा। निम्न में किस पशु की छोटी आंत सबसे छोटी होती है। तो छोटी आंत जो है वो शाकाहारियों में बड़ी होती है, जबकि जो मांसाहारी होते हैं उनमें थोड़ी छोटी होती है। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन तो है शाकाहारी के, गाय, खरगोश और बकरी, तो इनमें छोटी आंत बड़ी होगी, और शेर है वो मांसाहारी है तो उसमें छोटी आंत छोटी होगी। तो यहाँ पर हमारे जो 5 टेस्ट है वो कंप्लीट हो जाते हैं, और 1 घंटा भी कंप्लीट होने वाला है। तो बताइएगा कि आपको कैसा लगा रिवीजन। वैसे अगर आप रिवीजन करते हैं तो पूरे 5 घंटे लगते हैं, लेकिन हम यहाँ पर 5 घंटे को केवल 1 घंटे में बदल देते हैं, और पूरे महीने ऐसे ही चलेगा। यानी पूरे महीने यदि हमने 25 क्विज करवाई है तो उनका रिवीजन आपको केवल 5 में ही मिल जाएगा, 5 वीडियो में मिल जाएगा। यानी आपके 25 घंटे की जगह आप केवल 5 घंटे ही बहुत होते हैं। और एक बार फिर से बता दूं कि जिसने भी पिछले 5 क्विज नहीं किए हैं तो ये जो वीडियो है ये उनके कोई काम की नहीं है। जो पिछली सारी रेगुलर क्लासेस कर चुके हैं, सारे क्वेश्चन कर चुके हैं 100 के 100, उन्हीं के लिए ये इम्पोर्टेंट है, उन्हीं को समझ में आएगी, उन्हीं के ज़्यादा अच्छे समझ में आएगी। जिसने पिछले क्विज में कुछ थोड़ा कम समझा वो इस क्विज में पूरा रेडी हो जाएगा, और जिसने बहुत ज़्यादा सीख लिया उस क्विज में अगर आपने ये वीडियो देख ली है तो आपको ये पूरी जिंदगी याद रहेंगे। ओके, तो आज की हमारी रिवीजन यहीं पर कंप्लीट होता है 5 क्विज का। कल मिलते हैं 3 बजे क्विज नंबर 6 के साथ। उसके बाद में जब अगला संडे आएगा उसके साथ जो सारी क्विज हो जाएंगी उनका एक बार फिर से रिपीटेशन हो जाएगा।